Good morning, students. Good morning. Good morning, sir. 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 Good morning. Good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning. तो स्टार्ट करना है आज हमें. दिस इज अ डेमो क्लास. सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर हमें एक डेमो क्लास अभी लेना है. आप लोगों का भी न्यू बैच कब से स्टार्ट हुआ आप लोगों का? 25th of May, sir. अच्छा, 25th ऑफ मे. मीन्स 2-3 दिन हुआ है, अभी 3 दिन. चलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग क्या क्या हमारा यहाँ कोर्स कंटेंट है और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है. कुछ डाउट्स माइंड में होते हैं तो उनको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बेसिक सॉलिड स्टेट फिजिक्स का आइडिया भी क्लास में हम लोगों को डिस्कस करना है कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरह का हमारा वे होगा, किस तरह से हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करते हुए फर्दर मूव करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो कोर्स स्ट्रक्चर है ये आपने सिलेबस देखा होगा. सिलेबस देखा होगा ना सबने IIT JAM का? जी सर. यस सर. उसमें कितने यूनिट्स में सिलेबस डिवाइडेड है? Yes. Sir, 7. कितने यूनिट? 7. टोटल 7 यूनिट. 7 to 8. 7 कितना है? Sir, 7, 8. 7 के साथ 8. नहीं सर, 7 to 7 8. है. जिससे 7 है और सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर अलग कर दे तो 8 हो जाएगा ऐसे. हाँ, ये इन्होंने सही बोला कि 7th यूनिट में सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों एक साथ लिखा हुआ है. सॉलिड स्टेट की ऊपर से 2-3 लाइनें सॉलिड की हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइंस हैं. मतलब सिलेबस पूरा मेंशन किया है.
लेकिन सॉलिड में जो है वो जो टॉपिक्स हैं बहुत शॉर्टकट में दे दिए गए हैं। अगर उनको डिस्कस किया जाए तो वो हमारा जो अभी पूरा कोर्स बन जाएगा उसी के बेसिस पर। सो सॉलिड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दे आर बोथ ऑफ देम आर एडेड इन दैट यूनिट 7 कह सकते हो आप, सॉलिड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके ऊपर मॉडर्न फिजिक्स है और सभी कोर्सेज हैं। तो हम लोग यहाँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिस्कस करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स में क्या क्या हमें डिस्कस करना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका थोड़ा डिस्कशन करना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इसके कोर्स स्ट्रक्चर पर फोकस करूंगा मैं। व्हाट इज कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो डिस्कशन होगा व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या हैं। सॉलिड्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है क्रिस्टलाइन, एक है नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को पढ़ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट एकदम रेगुलर होगा, पीरियोडिक होगा अरेंजमेंट, और इस बेसिस पर बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने में हमें सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट और कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हुए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर हमारा कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द यूनिट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। जब इसे डिस्कस करेंगे तो इसमें हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स, उनकी लैटिसेज, उनके बेसिस, और जिसमें कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक टाइप के बेसिस पर हम लोग फोकस करते हैं। बहुत सारे आपने क्रिस्टल्स पढ़ भी रखे होंगे ऑलरेडी। आपने जब कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक इसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो कुछ एलिमेंट्स, कुछ क्रिस्टल्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता भी होगा। यहाँ हम लोग उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये मेरा पहला यूनिट होगा। नेक्स्ट यूनिट में मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर को कैसे फाइंड आउट करें, कौन सा क्रिस्टल है, क्यूब है कि टेट्रागोनल है, कैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर वहाँ मिल रहा है, इसके लिए सेकेंड यूनिट एक्सरे डिफ्रैक्शन। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन मेजरमेंट करके ये पता लगाते हैं कि कैसे, कौन से क्रिस्टल में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, क्या डिस्टेंस है एटम्स के बीच में। तो उसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन एक मेथड होता है। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल लैटिस। इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन वाले ही यूनिट में हमें रेसिप्रोकल लैटिस, जैसे आप लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो तो वैसे ही यहाँ पर फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम लोग फंक्शंस को चेंज करते हैं। जैसे मान लो फंक्शन x का है तो फंक्शन को k के फॉर्म में चेंज करते हैं, या फंक्शन को ओमेगा के फॉर्म में चेंज करते हैं। टाइम अगर फंक्शन है तो टाइम के फंक्शन को ओमेगा में कन्वर्ट करना, या x के फंक्शन को, टाइम का फंक्शन होता था तो ओमेगा में कन्वर्ट कर देते थे, x का फंक्शन होता तो k में कन्वर्ट कर देते थे। आपने देखा होगा ये टूल होता था फूरियर ट्रांसफॉर्म का, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये आपने मैथमेटिक्स में कभी पढ़ा भी होगा और यहाँ भी कोर्स में आपके पास होगा सिलेबस में। सो उसी तरह का यहाँ रेसिप्रोकल लैटिस जो होगा वो डायरेक्ट लैटिस का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डायरेक्ट लैटिस इज रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसमें फिर एक्सरे वगैरह पढ़ने में एटम्स के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज्ड होंगे, उनके अरेंजमेंट के लिए उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिस्कस करनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एज ए फ्री पार्टिकल कंसीडर करते हुए मेटल्स के लिए, मेटल्स में आपको पता है मेटल्स में ही लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स में तो 0 होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करते हैं मेटल्स की। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स यहाँ लिख सकता हूँ, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मेटल्स। तो मेटल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी थ्योरी को पढ़ना है तो हमें लॉरेंज ड्रूट और सोमरफील्ड की फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़नी पड़ती है। नेक्स्ट, जब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं हो पाती, तो उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की जरूरत पड़ती है। सॉलिड्स में बैंड कैसे फॉर्म होता है और किस तरह से कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और उसके बीच के डिफरेंस को देखते हुए क्रिस्टल्स में सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, किस मटेरियल का नाम सॉलिड में सेमीकंडक्टर होगा, किसका इंसुलेटर होगा, ये डिफरेंस हम लोग तब पता कर पाते हैं जब बैंड गैप पता चलता है। और बैंड गैप को समझना है तो हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ध्यान दीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज ओनली फॉर मेटल्स वेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लार्ज। बैंड थ्योरी किसी भी तरह के सॉलिड के लिए हो सकती है, मतलब वो हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कोई भी हो, बैंड तो सब में बनेगी, और बैंड्स बनेगी तो उनके बीच के गैप को देखते हुए हम लोग प्रॉपर्टीज उसकी कि वो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करेगा, सेमीकंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा, ये बिहेवियर पता कर सकते हैं। सो इस तरह से जब बैंड थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसमें एक कैटेगरी हमें सेमीकंडक्टर्स की अलग करके पढ़नी पड़ती है, और उस चैप्टर को हम लोग अलग से थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जिसमें इंट्रिंजिक, एक्सट्रिंजिक, पी टाइप, एन टाइप, एक्सट्रिंजिक के पार्ट हो गए। इंट्रिंजिक में तो आप जानते ही हैं, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है, तो ये डिस्कशन थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर्स यूनिट में होगा। ओके, थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। सो दिस इज द कोर्स कंटेंट, कोर्स स्ट्रक्चर। ये कोर्स स्ट्रक्चर है जिसमें हमें 1 by 1 टॉपिक्स को कवर करना है, और इसको पढ़ने में हमें एटलीस्ट, मैं अगर क्लियर करके बताऊं तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 18-19 मैं मोर क्लासेस की बात करूं, सबसे मैक्सिमम क्लासेस की बात करूं तो 20 क्लास में ये मेरा कोर्स हो जाएगा। 20 क्लास मीन्स अबाउट 30-35 आवर्स, 35 आवर्स, 38 आवर्स, तो 1-2 घंटे ऊपर नीचे से हमारा कोर्स पूरा कवर होगा। ओके, सो अप्रॉक्स 35 आवर्स लेके चल सकते हैं, क्योंकि कभी क्लास हो सकता है 1.5 घंटे की लगे, कभी 2 घंटे की क्लास लगे, तो टोटल लगभग 18-20 क्लासेस में हो जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया कोर्स कंटेंट। इसमें किसी को कुछ पूछना है? स्टूडेंट्स अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक से भी कभी क्वेश्चन आया है या आपने कभी पढ़ा है तो उसके लिए आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इसके अलावा भी, हाँ वीरेंद्र, यस, आपका साउंड थोड़ा ज्यादा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के टीचर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग। अभी एक एक करके 1 by 1 पूछिए, आप लोग क्या पूछ रहे हैं? सर इसका वेटेज कितना है? वेटेज में बता रहा हूँ, डोंट वरी, वेटेज की बात मैं बता दे रहा हूँ। टॉपिक पर, कोर्स पर कोई अगर आपको लगता है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नेटिज्म है कि नहीं है कोर्स में, मैग्नेटिज्म, कई बार कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैग्नेटिज्म अपने सॉलिड स्टेट की बुक में कभी हमने देखा है और आपने नहीं बोल लिखा यहाँ पे, या थर्मल प्रॉपर्टीज पर आपने नहीं लिखा, यहाँ थर्मल प्रॉपर्टीज भी कोर्स में है कि नहीं है। जैसे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी तो लिख दिया। फिर एक आता है इसी में एक टॉपिक है लैटिस वाइब्रेशन, अगर आपने पढ़ा हो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक, या फिर एक होता है स्पेसिफिक हीट का टॉपिक, चलो नहीं लिखा है, थर्मल प्रॉपर्टी लिखा है, स्पेसिफिक हीट हो गया। क्रिस्टल में बॉन्डिंग होती है जिसमें कोवैलेंट, मेटालिक, आयनिक, इस तरह से डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैंने साइड में यहाँ छोटा छोटा लिखा भी, दीज टॉपिक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जैम। IIT जैम के एग्जाम में ये कुछ टॉपिक्स नहीं इंक्लूड किए गए। ओके, अगर मैं बात करूं थर्मल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने थर्मल प्रॉपर्टी लिखा था, तो थर्मल प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन है या जो टॉपिक्स हैं स्पेसिफिक हीट वगैरह, वो थोड़ा बहुत आप जो पढ़ते भी हैं वो थर्मोडायनामिक्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे, थर्मोडायनामिक्स के टीचर, तो वहां पर सिलेबस में थोड़ा बहुत जो दिया होगा वही हमारे पास टोटल है। सॉलिड से रिलेटेड थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन नहीं आता आपके लेवल पर। हाँ, अगर आता है तो किसी और एंट्रेंस एग्जाम, MSc एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछे जाने का चांस रहता है, क्योंकि जो जैम का एग्जाम है ये ओनली अप टू 5 सेमेस्टर होता है। 5 सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर तक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सॉलिड स्टेट का पेपर नहीं आता, 6ठे सेमेस्टर में इसको डाल देते हैं। तो अब जो आपको भी पता है कि ये जनवरी एंड और फरवरी 1st-2nd वीक तक एग्जाम हो जाता है जैम का, तो जैम के एग्जाम तक आप 6 सेमेस्टर पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए होते, या शुरू कर चुके होते हो, 2-4 यूनिट्स टॉपिक पढ़ रहे होते हो, तो इसलिए इसका पूरा सिलेबस सॉलिड स्टेट फिजिक्स का यहाँ जैम में नहीं दिया गया। ओनली फ्यू टॉपिक्स जो कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं और कुछ क्रिस्टलोग्राफी से रिलेटेड हैं, उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है।
ओके। तो थर्मोडायनामिक्स का जैसे मैंने बोला कि थर्मोडायनामिक्स में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज कुछ बता दी जाएंगी, जैसे स्पेसिफिक हीट है और जैसे उसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, वो सब तो वहाँ पढ़ाया जाएगा। मैग्नेटिज्म का जैसे टॉपिक मैंने आपको बोला, मैग्नेटिज्म का टॉपिक आप अगर बात करें तो सॉलिड में नहीं है, बट दिस इज इंक्लूडेड इन ईएमटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपके पास होती है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जैसे डायमैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ते भी हो आप, ठीक है। और उनकी थोड़ा एमएच और एमएस की प्रॉपर्टीज भी मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा या मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये सब वहाँ पर डिस्कस होता है। तो मैंने ये 2-3 टॉपिक्स का आपको बता दिया कि थर्मल और मैग्नेटिज्म वहाँ आपको पढ़ाया भी जाता है। ओके। क्रिस्टल बॉन्डिंग की जहाँ तक बात है तो आप लोग इतना तो बॉन्डिंग में जानते ही होंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, उस पर भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट सिलेबस में भी आप देख लेना कहीं पर मेंशन नहीं है। बट सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर बुक आपके पास है तो उसमें वो एक टॉपिक दिया रहता है, ठीक है। तो जैम में जो सिलेबस है हम लोग उसी सिलेबस को यहाँ फोकस करेंगे, ओनली उसी सिलेबस को कंप्लीट कराने का ट्राई करते हैं। अदर पार्ट्स को जब बाद में कभी मान लीजिए किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे नेट वगैरह की, तो उनमें उन टॉपिक्स को भी कराया जाता है। बट फॉर जैम दीज 5 टॉपिक्स आर ओनली इंक्लूडेड इन सिलेबस। सिलेबस में यही 5 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। अदर टॉपिक्स के लिए आप बुक प्रेफर कर सकते हो, आप मेरे से कुछ और गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना ही है और टॉपिक्स को, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कवर कराने में हम लोग ओनली जैम पर फोकस करते हैं, आईआईटी जैम एग्जाम पे। ओके। और इसी 5 टॉपिक से जो सिलेबस क्वेश्चन मैंने बताया, ये सिलेबस कंटेंट, इन्हीं से क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं अगले पेज पर कुछ बुक्स बता दे रहा हूँ, बट लेकिन ये बुक्स आपको परचेज नहीं करनी। अगर आपको पीडीएफ कॉपी मिलती है तो कभी 1-2 बार, जैसे होता है ना कि आप बुक पढ़ने के इंटरेस्टेड हैं, आजकल तो स्टूडेंट्स नॉवेल वगैरह भी बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को जो कि थोड़ा बहुत पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं अदर देन दिस कोर्स, इस यहाँ पर हम लोगों से जो डिस्कशन होगा उसके अलावा भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको एंड यू आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, तो आप एसओ पिल्लई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की एसओ पिल्लई बुक आती है, एसओ पिल्लई ने बुक लिखी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और दूसरा है एम ए वहाब, ये ऑथर्स के नाम मैं बता रहा हूँ, दुकान पर जा करके आप इन सब बुक्स को ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, अदरवाइज ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो आपको अमेजन वगैरह पे मिल भी जाएगा। तो पुरी एंड बब्बर, ये 3 इंडियन ऑथर्स को मैं आप प्रिफर करता हूँ यहाँ, ये 3 इंडियन ऑथर्स की बुक्स को आप रीडिंग कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एसओ पिल्लई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय एसओ पिल्लई, एम ए वहाब ने भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स लिखा है और पुरी बब्बर ने भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये 3 ऑथर्स मैंने इंडियन में बताया। फोर्थ में फॉरेन ऑथर्स में सबसे बेस्ट बुक्स में आता है चार्ल्स किटल का सॉलिड स्टेट फिजिक्स। चार्ल्स किटल ने भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स लिखा है और इनकी बुक फॉरेन लेवल में, फॉरेन ऑथर्स में सबसे बेस्ट बुक्स में से एक है, ठीक है। इसके बाद एक एस्क्रॉफ्ट एंड मर्मिन का भी बुक आता है। ये जो 4th और 5th नंबर है, ये पीडीएफ कॉपी आपको ऑनलाइन मिल सकती है, आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप पढ़ सकते हो लेके वहाँ से डाउनलोड करके। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हम लोग पीडीएफ फाइल में रखने का भी शौक रखते हैं, तो आप इन बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड करें और एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर उस पर जो टॉपिक्स चल रहे हों देखने का भी आप ज़रूरत समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक्स मैंने इंडियन फॉरेनर ऑथर्स का मिक्स करके बता दिया, टोटल 5 बुक्स। कुछ स्टूडेंट्स को मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स का मिल जाता है, एक सॉम सीरीज आती है, सॉम आउटलाइंस, SCHAUM आउटलाइंस। सॉम आउटलाइंस में सॉलिड स्टेट फिजिक्स अगर ढूंढना है तो आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स की बुक देखनी पड़ेगी। मॉडर्न फिजिक्स, उसमें क्वांटम, उसी में एटॉमिक, उसी में न्यूक्लियर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व पेपर का बुक है सॉम आउटलाइन। 7th है एक लिम सीरीज आता है, लिम सीरीज, ये जो 6th 7th है ये भी ऑनलाइन आपको डाउनलोड हो सकते हैं, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चंस के लिए ये 6 और 7 नंबर में प्रेफर करता हूँ।
प्रॉब्लम्स अगर आप चाहते हो कि अदर देन IIT JAM एग्ज़ाम या TIFR एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर सेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उससे हट के अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप ये दोनों बुक्स जो लास्ट में मैंने लिखी है, लिम सीरीज और सॉम सीरीज, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद एक और बुक आती है 1000 सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, 1000 सॉल्व्ड। ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं फॉरेन में, उनमें कभी PhD एंट्रेंस में या कभी मास्टर्स कोई प्रोग्राम में वो लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनका पूरा सेट सॉल्व पेपर बना के इस 1000 सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बुक में दिया हुआ है। ये मॉडर्न की भी आती है, क्लासिकल की भी आती है, आप इसको भी ऑनलाइन गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने प्रिपरेशन में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का बस MSc एंट्रेंस ही क्लियर करना एम नहीं होता और फ्यूचर में उनका ये भी रहता है कि मैं PhD कहीं अब्रॉड से करूं। तो उसके लिए ये बुक्स आपको जो लास्ट की 6, 7, 8 तीनों बुक्स हैं, ये आपको बुक्स बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो ये बुक अहमद ए कमल का है, ऑथर हैं अहमद ए कमाल होगा या कमल होगा, जो भी प्रोनाउंस करना होगा। सो दिस इज द लास्ट बुक। मैंने इतने बुक्स बताया, इसमें शुरू के 3 बुक्स इंडियन ऑथर्स, अच्छी बुक्स हैं, इंडियन लैंग्वेज हमें समझ में आती है, इंडियन जो साइंटिस्ट हैं जो लिखते हैं उससे हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि यस ये कहना क्या चाहते हैं, या उनका लिखा हुआ कंटेंट अगर हम एग्जाम में लिखें तो मार्क्स मिल जाता है। फॉरेन ऑथर्स का थोड़ा सा ये होता है कि वो गागर में सागर भर देते हैं, लिखेंगे थोड़ा सा, समझना आपको ज़्यादा पड़ेगा और उसको एलेबोरेट करोगे तो 10 लाइन को आपको 150 लाइन में समझना पड़ता है। तो इसलिए उनकी फॉरेन ऑथर्स की बुक्स की लैंग्वेज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत सारा प्रीवियस नॉलेज और एलेबरेट करके डिटेल्ड समझने में के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो 4th और 5th वैसे ही ऑथर्स हैं, इनकी बुक्स में थोड़ा सा आपको एक बार इंडियन ऑथर्स की बुक अगर पढ़ रखी है तब 4th 5th जो बुक्स हैं उनमें समझने में आपको ईजी रहता है। ठीक है, सॉम आउटलाइन और लेम सीरीज और ये जो लास्ट का है, ये तीनों क्वेश्चन ओरिएंटेड बुक है, प्रॉब्लम्स लिखे हैं, उनका सॉल्यूशंस लिखा हुआ है और उससे आपको हिंट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट है, चलिए आप लोगों को अगर नोट कर रहे हैं तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, और जहाँ कहीं लगे कुछ डाउट्स वगैरह कुछ पूछना है सो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर मैं बताऊं। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? वेटेज कितना बताया सर इसका? वेटेज में, हाँ नेक्स्ट पेज पर मैं वेटेज की बात करने चल रहा हूँ। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि IIT JAM एग्जाम्स में पूछे गए हैं इस सॉलिड स्टेट फिजिक्स पार्ट से, उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट ये पेज है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन IIT JAM एग्जाम। तो आपका नाम आपने नहीं बताया। ये सब मैं बाद में बता दूंगा, अभी मैं पहले अपने टॉपिक पर बता देता हूँ, सारा कुछ हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अभी मैं बता दूंगा, अभी मैं कोर्स का नाम बता दूं, कोर्स में क्या है, उसका वेटेज क्या है, फिर अपने ऊपर भी आऊँगा। अब आप लोगों से भी कुछ पूछना होगा तो पूछ सकता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, सारा कुछ होगा डिस्कशन। आज का डेमो क्लास इसीलिए है कि आप कुछ टॉपिक्स के बारे में जान जाएं, कुछ टीचर्स के बारे में जान जाएं, और फिर अगली क्लास से आप पढ़ाई अपने अच्छे से करते लगे। तो 4 क्वेश्चंस 2017 का एग्जाम हुआ IIT JAM का, 4 क्वेश्चंस आए। 2018 का एग्जाम हुआ IIT JAM का, 5 साल का मैं रिकॉर्ड देता हूं आपको, 5 इयर्स। 2018 एग्जाम में भी 4 क्वेश्चंस, लगभग सारे यूनिट से क्वेश्चन आए हैं, एक आध कोई यूनिट का छोड़ करके, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, बैंड थ्योरी है तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही, तो उनमें से किसी एक से आया, किसी एक से नहीं आया, लेकिन लगभग सबसे आया, हर एक 5 यूनिट मैंने इसीलिए बनाया अभी था। तो 2019 इस एग्जाम में 6 क्वेश्चंस आ गए। किसी किसी इंस्टीट्यूट में सॉलिड स्टेट पढ़ाने वाले ज़्यादा प्रोफेसर्स होते हैं तो वो लोग क्वेश्चंस 1-2 ज़्यादा कभी कर देते हैं। तो 2020 का एग्ज़ाम हुआ, अगेन 4 क्वेश्चंस, अगेन 4 क्वेश्चंस आए IIT JAM एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आया 2021 का एग्ज़ाम, 2021 दिस अगेन इसमें 4 से 1 क्वेश्चन बढ़ गया था, 5 क्वेश्चंस थे टोटल।
IIT जैम का पेपर अगर आपने देखा होगा तो लगभग 60 क्वेश्चंस पेपर में रहते हैं। 60 क्वेश्चंस पूरा टोटल पेपर सेट में रहता है। इसमें अलग अलग 30 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि वो MCQ ही रहते हैं, 30 क्वेश्चन। फिर 10 क्वेश्चन शायद NAT होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स MSQ रहता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। तो 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और NAT वगैरह न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इस तरह से पूरा सेट बनते हुए 60 का पेपर रहता है, 60 क्वेश्चन का। और उसमें से मैं सॉलिड की पार्ट पर आपको बता रहा हूँ। 2022 में ओनली 3 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस। इस बार थोड़ा कम कर दिया था इसका जो वेटेज है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट्स पर। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितना बन सकता है इस एग्ज़ाम में इस पार्ट से, तो मैं उसके लिए एक थोड़ा सा बॉक्स बना के बता देता हूँ कि टोटल मार्क्स फ्रॉम दिस पार्ट। तो टोटल मार्क्स वेटेज की जैसे बात कर रहे थे आप लोग, तो टोटल मार्क्स में अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स 9 मार्क्स तक का ये क्वेश्चन आ सकता है। टोटल मार्क्स में 5 to 8 कह सकते हो, 6 to 8 भी ठीक है, 6 मार्क्स से 8 मार्क्स तक का। क्योंकि आप जानते हो जब क्वेश्चंस MCQ होता है तो MCQ में 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के भी होते हैं। तो टोटल मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मार्क्स। तो इसमें जो MCQ क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स के भी, इसलिए मुझे इसमें 6 to 8 लिखना पड़ा। 9 भी एक आध बार जो 6 क्वेश्चन है उसमें 9 हो गया था, तो लेकिन वो एक ही बार हुआ है, इसलिए मैं उसको पूरा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 2019 में 6 क्वेश्चन थे, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है 10 मार्क्स तक क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं इस यूनिट स्टार्ट करता हूँ, टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट यूनिट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट यूनिट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जहां पर भी आपको लगे कि पिछला स्लाइड पे कुछ लिख रहे थे, आपका छूट गया, तो प्लीज बता देना, मैं पिछले स्लाइड पे बैक जाके 1-2 मिनट आपको लिखने दूंगा, मतलब उसमें नोट करने के लिए रोक दूंगा अपना पेन। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। नाम से क्लियर है, यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, और वो भी किसका? क्रिस्टल्स का। क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट यूनिट। अच्छा, नाम की बात कर रहे थे। माई सेल्फ डॉक्टर रोहित सिंह, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन पटना। ओके, बीच में एक लोग ने पूछा था ना कि आप अपने लिए भी, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन भी दिया। ओके, सो दिस इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, वेलकम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो हमें पढ़ना है, सॉलिड्स के बारे में पढ़ना होगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स में भी टाइप्स हो सकते हैं। तो अगर आपने कभी सॉलिड देखा है, सॉलिड जिसमें वेल डिफाइंड एजेस हो, कॉर्नर्स हो, कॉर्नर हो, एज हो, और क्या हो उसमें? फेसेस हो। किसी भी फेसेस, यस। अगर आप रूम में बैठे हुए हैं तो रूम के अंदर आप बैठे हुए देख सकते हैं कि यहाँ कमरे के अंदर टोटल एक सरफेस होता है, छत, एक होता है फ्लोर जिस पर आपका बेड वगैरह होगा, आपकी चेयर्स वगैरह होंगी, बैठे होंगे क्लास करने, दीवारें 4 होती हैं। तो यहाँ सबको हम लोग फेस बोलते हैं। सॉलिड स्टेट में कमरे में जितनी दीवार है सभी को फेस बोलेंगे, चाहे वो फ्लोर हो, फर्श हो, कुछ भी हो, वो सब फेस है। तो कितने फेसेस हैं किसी रूम के अंदर? देयर आर टोटल 6 फेसेस, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। एक आगे की तरफ दीवार होगी, एक पीछे दीवार होगी, एक दाएं होगी, एक बाएं होगी, एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी। ऊपर नीचे को हम लोग फेस बोलते हैं, हालांकि घरों में हम लोग उसको कभी फेस या सरफेस नहीं ज्यादा यूज करके फ्लोर और फर्श ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ कॉर्नर, एजेस और फेसेस को लेते हुए किसी सॉलिड में कितने कॉर्नर होंगे, कितने फेसेस होंगे, कितने एजेस होंगे, इनके लिए आयलर नाम का एक साइंटिस्ट है। आयलर या यूलर आप बोलते हो, कई बार मैथमेटिक्स में आयलर यूलर बहुत बार आता है।
तो ऑयलर फॉर्मूला एक होता है, ऑयलर फॉर्मूला, ऑयलर ने कुछ सॉलिड्स पर फोकस किया और एक फार्मूला प्रोड्यूस किया, ऑयलर्स फार्मूला। ऑयलर ने एक फार्मूला दिया, उन्होंने बोला कि किसी पर्टिकुलर सॉलिड में जिसमें वेल डिफाइंड एजेज हों, कॉर्नर्स हों और फेसेस हों, देयर विल बी ए रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? E is equal to C plus F minus 2. This is a relation given by Euler. So this is known as Euler's formula, where E क्या है? E is number of edges. कितनी edges हैं? Number of edges. C is number of corners. Number of corners. And E हो गया, C हो गया, F. F is number of faces. ठीक है, ये एक हमारे पास फॉर्मूला हुआ कॉर्नर, फेसेस और एजेस। अगर वो सॉलिड 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल होगा, एजेस और कॉर्नर्स आप काउंट कर पाएंगे, तो ये इक्वेशन होल्ड होगा ऑलवेज, ऑलवेज ये इक्वेशन होल्ड होगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव ए प्लेन ग्लास प्लेट। सपोज आपके पास एक प्लेन ग्लास प्लेट है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में, किसी भी शेप में आप ले लो। तो सपोज वी हैव ए ग्लास प्लेट इन रेक्टेंगुलर शेप। तो रेक्टेंगुलर शेप में सपोज आपके पास एक ग्लास प्लेट है, इस तरह से एक प्लेट हो गया, ओके। इसमें आपको कॉर्नर्स, फेसेस, एजेस पता करना है और देखना है कि क्या इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड है या नहीं। दिस इज रेक्टेंगुलर शीट और रेक्टेंगुलर प्लेट, रेक्टेंगुलर शीट और वो भी 2 डायमेंशनल है, 2D ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं। सो नंबर ऑफ कॉर्नर्स पता कर सकते हो, एजेस पता कर सकते हो, फेसेस। तो नेक्स्ट पेज पर मैं इनके कॉर्नर्स, फेसेज और एजेस का रिलेशन वेरीफाई करने के लिए एक एक पॉइंट लिखूंगा। सी क्या है, एफ क्या है, ई क्या है, ठीक है। सो नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं यहाँ पर? 4 सर। 4 corners, yes. So number of corners here, number of corners that is C is equal to 4. Number of edges का नंबर कितनी एजेस थी? 4. E का वैल्यू 4. एंड नंबर ऑफ फेसेस, कितने फेसेस हैं 4. उस सीट में? 2 हैं? 4 कैसे हो गया? 2 सर 2। फेस देखिए, हाँ सर ठीक है। 2 सरफेस है ना? 2 है कि 1 है? 2 है सर, अपवर्ड 2 डाउनवर्ड। है, यस। पेज जैसे हम लोग लेते हैं, कॉपी का पेज ले लें, तो उस पेज पर एक कहते हैं ना कि एक लेफ्ट, एक फ्रंट साइड में, एक बैक साइड में, तो इस तरह से 2 फेसेस हो जाते हैं, ठीक है, 2 फेसेस। तो दैट मीन्स देयरफॉर ऑयलर्स फार्मूला, क्या ऑयलर्स फार्मूला वेरीफाई हो रहा है यहाँ? हाँ सर। ऑयलर्स फार्मूला E इज इक्वल टू, E है 4, C प्लस F मतलब 4 प्लस 2 माइनस 2 इज सेटिस्फाइड। ये सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ये क्रिस्टल में काउंट होगा और इसको हम लोग क्रिस्टल या सॉलिड में जब भी प्रॉपर्टीज वगैरह पता करना होगा, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो एक्चुअली कॉर्नर और फेसेस पता करना, उससे रिलेटेड हमें जो प्रॉपर्टीज मेजर करनी है फर्दर, उनको बताने के लिए एक बार इन सब का डिस्कशन जरूरी है। कॉर्नर्स, एजेस, फेसेस, कौन सा शेप है,
ये सब बाद में भी बताना पड़ेगा, लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन इससे हो जाएगा। सो नाउ आई हैव नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल में मैं अब इस बार ट्राइंगल लेता हूं। सपोज आई हैव ए ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है। अभी मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल सपोज ले लेता हूं, तो तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज किसी में कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा ट्राइंगल लेते हो। बट ट्राइंगल में हमें कॉर्नर, फेसेस, एजेस, इनका तो नंबर फिक्स ही रहेगा। तो हियर नंबर ऑफ कॉर्नर सी कितना हुआ? 3 3 है। फेसेस 2 2, एजेस 3 3। Therefore E is equal to C plus F minus 2 इज सेटिस्फाइड। मतलब आइलर्स फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ अगेन। यहाँ भी आइलर्स फार्मूला करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। C plus F minus 2 इज इक्वल टू E। तो E प्लस E की वैल्यू जो है, एजेस की वैल्यू C प्लस F माइनस 2 के इक्वल है। और ये यहाँ वेरीफाइड है। ओके, यहाँ वेरीफाई हो रहा है। तो ये हमने टू डायमेंशनल में दो इमेजेस ली। कौन कौन सी इमेजेस ली? स्क्वायर लिया, ट्रायंगल लिया। अब फर्दर मैं 2-3 और शेप्स की बात करूंगा। एंगल्स वगैरह तो आपको पता ही है कि अगर ये रेक्टेंगल होता है तो अंदर सारे एंगल्स 90 होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर 60 एंगल्स हैं तीनों, है ना। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3, जिसमें मैं अब स्क्वायर ले लूं। स्क्वायर ले लूंगा तो चारों साइड्स इक्वल होंगी, है ना। स्क्वायर के बाद पेंटागन ले लूं तो पांचों साइड्स इक्वल होंगी। फिर मैं हेक्सागन भी ले सकता हूं। ठीक है, इस तरह से हेक्सागन। तो इन तीनों में भी अगर मैं ये फार्मूला अप्लाई करूं तो इक्वल जो ई की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी C प्लस F माइनस 2 के। अगर यहां पर बात करूं तो कॉर्नर्स कितने हैं, F कितना है और एजेस कितने हैं? 4 4 2, है ना। यहाँ कॉर्नर्स कितने हैं? 5। वेरीफाई कीजिए, F की वैल्यू 2 है और एजेस कितने हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बस रेक्टेंगल है तो बस कॉर्नर ही है, इसमें ये पूरा कवर्ड है। इसलिए मैं इसमें बीच में लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ कि ये प्लेट की तरह है, सीट की तरह है, सीट की तरह। ठीक है, दिस इज लाइक ए सीट। जैसे आजकल हम लोग टाइल्स देखते हैं, टाइल्स आपने देखी होगी घरों में लगी हुई, फर्श पर बिछी हुई, तो उस तरह की टाइल्स के शेप में है ये। ओके, तो देख के बताइए एजेज वगैरह सब इसका पूरा प्रॉपर्टी। C6 ई की वैल्यू क्या होगी? 5 5 प्लस 5। अब ये हेक्सागन है तो मैंने रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर रेक्टेंगल कह सकते हो आप, स्क्वायर उसको। तो ये स्क्वायर लिया, दिस इज स्क्वायर पेंटागन हेक्सागन। तो सब में ये फार्मूला जो है वो वैलिड है, मतलब किसी भी शेप में सॉलिड हमारा हो सकता है। सो C यहाँ पर 6 है, F और 6 इज आल्सो, और एजेस 2 है सर, F है। सॉरी सर, फेस 2 ही होगा। 2 डायमेंशन में 2 ही फेसेज होंगे हमेशा, और इसीलिए -2 जो है वो मैनेज हो जाएगा वहां। ठीक है, -2 किया था ना वहां। तो ये तीनों इमेजेस आप वेरीफाई कर सकते हो इन ऑल ऑफ दिस इमेजेस, इन ऑल ऑफ दिस सॉलिड्स, जो कि अगर 2 डायमेंशनल हैं तो इनमें हमारा जो
आइलर्स फार्मूला है वो वैलिड है, वो वैलिडिटी अपनी दिखा रहा है। तो एग्जाम्पल 3, अब मैं 3D में आ जाता हूँ। 2 डायमेंशन का हो गया। सर यस यस बोलिए। यस सर ये रेगुलर शिप्स के लिए ही वैलिड है क्या? अगर मतलब हम दो रेक्टेंगल्स का ऐसे ही चेयर लाइक कर रहे तो उसमें नहीं होगा ना ऐसा कुछ भी? उसमें भी होगा। हो नहीं रहा है सर, शायद मेरी कुछ गलती किसमें हो नहीं? नहीं, आप उसमें एजेस जो हैं, अब देखिए अगर 2 को जोड़ देंगे तो एक बिगर शेप बन जाएगा, उसमें कॉर्नर्स वगैरह कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर रहे होंगे। सर बहुत ही सिंपल है सर, मतलब बस दो एक स्क्वायर को ऐसे एज के थ्रू ऐसे ऐड कर दिया है ऑर्थोगोनली तो। ऑर्थोगोनल के अकॉर्डिंग कैसा जोड़ा आपने? मतलब सर एक साइड बाई साइड बस अटैच कर दिया, चेयर जैसा स्ट्रक्चर सर बस। ऐसे? हाँ मतलब चेयर जैसा सर, ये तो बिल्कुल एकदम कोप्लेनर हो गया ना। मतलब सर जैसे एक्स वाई प्लेन और जेड वाई ऐसा कर कुछ प्लेन होता है ना, मतलब दो प्लेन सर परपेंडिकुलर ऐसे करके कुछ जोड़ा है। अच्छा, मतलब 90 डिग्री पर है वो, इस तरह से? हैं? यस सर। ऐसे इस तरह से जैसे लैपटॉप ओपन होता है ना? यस सर। हाँ, तो अब इसमें आप कॉर्नर्स बताइए कितने हैं? हाउ मेनी 6 कॉर्नर्स आर देयर? 6 6 कॉर्नर है। हम्म 6 है सर, 6 है। फेसेस? फेसेस सर 4 है। एजेस? 7। हम्म 7 सर। देख लीजिए कॉर्नर्स कैसे पता लगाया आपने? सर कॉर्नर्स तो दिख रहा है ना, मतलब कॉर्नर सर वही ना जो वर्टेक्स टाइप का होता है बिल्कुल। हम्म तुमने फेसेस कैसे काउंट किया है? एक शीट के दो फेसेस होंगे ना, अप एंड डाउन जो भी, हम्म, तो पर फिर अगर तुम अच्छा, ये 3D 3D अगर तुम 3D में है 3D कि में 2D? उसको अगर तुम उसको 3D में हाँ कंसीडर वही। करोगे तो तुम ओपन टाइप का एक स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हो ना। हाँ वही मेरे को लगा कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं कॉन्सेप्चुअली, तभी ऐसा नहीं हो रहा है ना। नहीं, एक्चुअली एक्चुअली ये जैसा आप देख रहे हो, ये 3D में है कि 2D में, पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, है ना? सर ये तो 3D ही 3D होगा में ना, मतलब 3D में 2D कैसे होगा सर? ये मतलब परपेंडिकुलर प्लेन से तो 3D होगा ना। हाँ 3D है, लेकिन वॉल्यूम इसका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताओ। नहीं सर वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसको। फिर सर वही वॉल्यूम मैं भी तो पूछ रहा होना हूँ चाहिए ना 3 कि शायद डायमेंशनल में। ये सर मेरे को लग रहा है शायद मैं कुछ गलती कर, इसलिए मैंने नहीं पूछ लिया सर आपसे। नहीं, गलती नहीं, मैं ये आपको ही बता रहा हूँ। 3 डायमेंशनल अगर लेना है तो उसमें जो भी वेक्टर्स जो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बना रहे हो या सॉलिड बना रहे हैं, उनका जो वेक्टर्स है नॉन कोप्लेनर एंड वॉल्यूम नॉन जीरो होना चाहिए, ये ध्यान देना आप। मतलब सर इस केस में इस स्ट्रक्चर में वॉल्यूम हम ये नॉन एलर्स फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते क्या? कौन सा फार्मूला? मेरे ये जो ख्याल अभी सर से हमने दिया है, आपने सर अभी दिया है सर। फार्मूला अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस फॉर्मूला प्रॉब्लम ये है अप्लाई कि करने पर उस इस नंबर ऑफ फेसेस तो 3 हाँ आ बोलिए रहा है, बोलिए। मतलब हम्म जैसा वो बोल रहा है तो उस नहीं, तरीके से करने पर वही फेस। कह रहा हूँ ना, अभी अब एक बार सर अभी को मेरा बोल 3 लेने दीजिए। डायमेंशनल का डिस्कशन दो चार, ओके सर, ओके मैं सर। ये कह रहा हूँ कि 3D का दो चार एग्जांपल्स देख लीजिए, उसके बाद फिर आप बताना कि आपको हाँ जी उसमें सर। कैसा लग रहा है, और फिर मैं डिस्कस कर लूंगा। जी ठीक है, सर। सो 3 डायमेंशन में मैं पहले एक क्यूब ले लेता हूँ। सपोज आई हैव ए क्यूब, मेरे पास सपोज एक क्यूब है, और उस क्यूब में आपको फेसेज कॉर्नर्स ये सब देखना है। क्यूब में वो हिस्सा भी आ जाएगा जो अभी आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पार्ट भी क्यूब में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सपोज दिस इज ए क्यूब एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ फेसेज कॉर्नर्स एजेस, ये यहाँ पर आप पता कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर आप अपना उस फॉर्मूला को, आइलर्स फॉर्मूला को चेक कर लीजिए। ओके, सो हियर दिस इज ए क्यूब, हियर सी इज, कॉर्नर कितने हैं?
8 फेसेज कितने हैं और एजेज कितने हैं? 6 pages. फेसेस सबको 6 आप एक बार, और आप जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप भी इसमें देखिए कि आपने उसमें क्या गड़बड़ की थी काउंटिंग करने में, और यहाँ से क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, यस सर। तो फेसेज आपने ओनली 6 देखा कि या 12 देखा? 12 फेसेज तो नहीं है ना, कि 6 है? सर ये वॉल्यूम 12 है, क्लोज हो क्लियर रहा है करके तो बताओ। इसमें 6 ही काउंट करेंगे। 6 काउंट करेंगे। हाँ, वहां वाले में भी आप देख लेना कि फेसेस की काउंटिंग में क्या मिस्टेक थी आपकी। तो यहाँ 8 हो गया। ठीक है, 8 कॉर्नर्स आर 8। फेसेस की काउंट सर, उसमें आप उसको अगर ओपन बॉक्स जैसा कंसीडर करें, जब आप क्लोज बॉडी कर रहे हो तो आप तो सरफेसेस काउंट कर रहे हो, बट जब आप ओपन बॉडी कर रहे हो तो आप क्या काउंट कर रहे हो? वही तो प्रॉब्लम है ना, ओपन जैसा ही तो है वो, क्लोज तो हुआ ही नहीं। और हाँ, वो तो भी वही दो पूछ रही 2 हूँ। डायमेंशनल सरफेसेस को ले, उसमें वही ये फार्मूले को जो आप मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये 3 डायमेंशनल में क्लोज को आप लेके कर रहे हैं, ओपन 2 डायमेंशन में भी क्लोज ही लेकर के कर रहे हो, आप दोनों सरफेसेस काउंट कर रहे हो। बस ये है कि उसमें वॉल्यूम जो है 2 डायमेंशन वाले में वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, एरिया ओनली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि जो फॉर्मूला है ये किसी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस के लिए, या क्लोज्ड वॉल्यूम जो जहां पर कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट करता हो, उन्हीं के लिए चेक करो। ठीक है, अगर आप 3 डायमेंशनल ले रहे हो तो देयर शुड बी सम वॉल्यूम, देयर शुड बी 3 वेक्टर्स जो कि नॉन कोप्लेनर हो और उनसे उसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम मिलता हो, तभी 3D हमारे लिए करेक्ट होगा। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मींस देयर इज सम वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड में जब हम वो लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ेंगे तो देयर शुड बी 3 वेक्टर्स ए बी सी, these 3 vectors should be non coplanar, एक प्लेन में नहीं होने चाहिए, there should be non coplanar, और there should be non zero volume for parallelopiped जो बनेगा ABC से, उसका वॉल्यूम नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बीच बीच में मैं बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, तो आपको ये बता दूंगा कि वॉल्यूम अगर जीरो होता तो जीरो वॉल्यूम वाले का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने सिलेबस में एक वर्ड लिखा था, रेसिप्रोकल लैटिस लिखा था, रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस में एक्चुअली हम लोग वॉल्यूम का इनवर्स लेते हैं। तो अगर वॉल्यूम ही जीरो है तो इनवर्स में तो इनफाइनाइट आ जाएगा ना, 1/0 इनफाइनाइट। इसलिए ऐसे सॉलिड्स को हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे यहां पर जिनसे जीरो वॉल्यूम आता हो, और उसको 3D में लेकर 3 वेक्टर्स लेकर ट्राई करें, वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत सारे इसमें ऑपरेटर्स हम लोग सिमेट्री ऑपरेटर्स लगाएंगे, सिमेट्री ऑपरेशंस कह सकते हो आप, सिमेट्री ऑपरेशंस जिसके बेसिस पर कुछ क्रिस्टल्स इग्नोर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पेंटागन मैंने बना रखा है, तो पेंटागन इज नॉट कंसीडर्ड इन द सॉलिड में पेंटागन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हम पेंटागन को डिस्कस नहीं करते। हेक्सागन, स्क्वायर, ये सभी कंसीडर किया जाएगा। इसके सारे रीजंस मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। अभी जस्ट इतना मान लीजिए उस वाले क्वेश्चन के लिए कि आप उसको जब सॉलिड है 3D है तो 3D में ओनली इनर सरफेसेस को आप काउंट कीजिए। ठीक है, ओनली सरफेस का फ्रंट और बैक ना लेके ओनली एक साइड जो इंक्लूजन हो रहा है, जो इंक्लूड हो रहा है सॉलिड के वॉल्यूम के अंदर, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जो सरफेस वॉल्यूम में, उसको कंसीडर कीजिए। ठीक है सर, तो उसमें तो फॉर्मूला यहाँ किसमें, हाँ आपके केस में ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, और दूसरी बात की सरफेस में भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ओपन है कि क्लोज है वो, तो इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि उसको आप कंसीडर नहीं कर पाएंगे 3D में। सर तो मतलब उसमें वो 3D में यूज नहीं कर सकते ना? नहीं यूज कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ जहां जहां पर यूज करोगे, और जिनका हम लोग सॉलिड में यूज करते हैं, वो जो आपने बनाया था इसी का एक पार्ट था, इसी क्यूब का एक पार्ट हमने बना दिया उसको, है ना। यस सर। क्यूब, ठीक है, तो अब चलते हैं। हाँ, लेकिन उसी में अगर आप मान लो इस तरह से बना देते, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, देखिए इस तरह से आप बना देते। हाँ सर, ये भी ट्राई किया था, इसके ऊपर ना एक पिरामिड डाल दिया था मैंने। हाँ ठीक है, कोई भी डाल दो। अब इस तरह का अगर बनाते तो आपका हो जाता, मतलब उसमें आपने जस्ट प्लेन बनाया था ऐसे,
लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ एक यहाँ क्यूब ले लिया, एक क्यूब यहाँ, एक क्यूब यहाँ, अब यहाँ होल्ड हो जाएगा वो फार्मूला जो आप बात कर रहे थे। ये सर हो रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारे थोड़ा रिसर्च करके देख लीजिए, फार्मूले की वैलिडिटी पर बात कर लीजिए। मैं 2-4-10 एग्जांपल खुद भी बता रहा हूँ। तो क्यूब के लिए c प्लस f इज इक्वल टू e प्लस 2। सो देयरफॉर आयलर्स फॉर्मूला, तो क्यूब में हमने देखा कि आयलर्स फॉर्मूला वैलिड है, e इज इक्वल टू c प्लस f माइनस 2 इज सेटिस्फाइड, इज वैलिड। तो आयलर्स फार्मूला वैलिड है क्यूब के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल 4। ये मैं ऐसा क्यों बार बार, क्योंकि आपको क्यूब बनाने की प्रैक्टिस, आगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा या प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिनमें हमें बार बार क्यूब से डील करना पड़ेगा, और जब तक अच्छे से क्यूब बनाना नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो क्यूब बनाना देखा। क्या आपने कभी टेट्राहेड्रॉन देखा है? टेट्राहेड्रॉन, मैंने बोला है टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, हेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन देखा है स्टूडेंट्स आपने? प्लीज बताएंगे। देखा तो है सर। कहाँ देखा था? 12 बताओ ना, के किसी शेप में, किसी तरह। हाँ मतलब सर नाम, मतलब नाम और शेप मेरे को याद है, लेकिन ये नहीं पता है कि इसका नाम ये है। अच्छा ठीक है, और स्टूडेंट्स कोई कोई दूसरे स्टूडेंट? केमिस्ट्री में सुना था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते समय टेट्राहेड्रॉन चलिए ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपने कैसे टेट्राहेड्रॉन देखा। कई बार आप जाते हो किसी फंक्शन में, बैलून लगा होता है, 1 बैलून, 2 बैलून, 3 बैलून, ठीक है, 3 बैलून वो बना देते हैं। इन तीनों बैलून्स के सेंटर्स को आप ले लीजिए, क्या बनता है? 3 बैलून, अगर 3 ट्रायंगल बना, अगर यही 4 बैलून का सेट एक पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया जाए, 4 बैलून, आपने देखा होगा मैक्स, स्क्वायर, 4 बैलून लेकर स्क्वायर बनेगा या क्या बनेगा? फिर से बताइए, आप लोग सोचिए स्क्वायर नहीं बनेगा कि सर, आपने दूसरे की किसी शेप शादी बनेगी फंक्शन सर। में क्या बनेगी? स्क्वायर तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रॉन ही बनेगा। यस, 4 बैलून ले लीजिए, चारों बैलून को ज्वाइन कर दीजिए, टेट्राहेड्रॉन बन गया आपका। और ये शादी ब्याह में, फंक्शन में वो लोग इसी तरह का टेट्राहेड्रॉन लटकाए रहते हैं पूरे रास्ते भर में। और एक्चुअली क्या होता है ना कि देखो, हम लोग बैलून्स देखते जरूर हैं, फिर सोचते हैं छोड़ो या क्या ध्यान देना। 3 बैलून तो हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे, किसी तरह से भी उनका प्लेन एग्जिस्ट करेगा, ट्रायंगल उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने पे बन जाएगा। लेकिन जैसे ही चौथा बैलून जोड़ोगे, वो तुरंत टेट्राहेड्रॉन बन गया। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई स्फेरिकल शेप में एलिमेंट रखा हुआ, सामान रखा हुआ, मान लो एप्पल्स रखे हुए हैं या ऑरेंजेस रखे हुए हैं, और 4 ऑरेंज हैं, एक ऑरेंज यहां लिया, एक ऑरेंज यहां लिया, एक ऑरेंज, 3 ऑरेंज ऐसे अरेंज कर दिया, और एक ऑरेंज के को इसके ऊपर रख दो, जो 3 से ट्रायंगल बन रहा है, और तीनों के ऊपर, समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जो शेप बनेगा, दैट इज टेट्राहेड्रॉन। ये आपने बहुत बार किया है। 3 लिया, तीनों को ज्वाइन करते हुए रखा, ट्रायंगल बना, उसके ऊपर एक रख दिया, हो गया टेट्राहेड्रॉन। कुछ भी नहीं ऐसा है कि जो आपने देखा नहीं हो टेट्राहेड्रॉन जैसा शेप। मैं आपको जस्ट ये हिंट करना चाह रहा हूं कि टेट्राहेड्रॉन जब बनता है तो उसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, कितने कॉर्नर्स होंगे, कितने एजेस होंगे, कितनी फेसेज होंगे, ये हमारा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। अब आपको मैंने जैसे बता दिया कि टेट्राहेड्रॉन बनाना बहुत इजी है। घर में अगर पोटैटो भी है और वो स्फेरिकल शेप के हैं तो आप तुरंत लेके बना सकते हो। कोई भी स्फेरिकल शेप का सब्जी, पोटैटो वगैरह लेके, टमाटर वगैरह लेके आप ये तुरंत शेप बना करके देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि पहले एक ट्रायंगल बनाओ, एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, और फिर इसके ऊपर एक रख दो ऐसे। तो जो ट्रायंगल बनेगा, पहले तो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, टोटल कितने ट्रायंगल्स होंगे टेट्राहेड्रॉन में? हाँ, इसीलिए उसका नाम ही है टेट्रा। टेट्रा मतलब 4। एक ऊपर पॉइंट हो गया,
ये मैं टेट्राहेड्रॉन बना देता हूं। देख के लग रहा है कि टेट्राहेड्रॉन है। ट्रायंगल तो नहीं लग रहा है ना? No, sir. चौथा पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ है, ठीक है, वो उसी के प्लेन में नहीं है, ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के बाहर है पॉइंट। तो टेट्राहेड्रॉन शेप आपने बहुत केसेस में इस तरह का देख रखा होगा। ये 3 डायमेंशनल इमेज मैंने बनाई है, ध्यान रखना, दिस इज अ 3 डायमेंशनल इमेज, नॉट 2D। 2D में नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है, और इसीलिए थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कितने सरफेसेस है किसी टेट्राहेड्रॉन? 8 होंगे सर। क्या? शायद मत बोलो, शायद नहीं चलता है। सर ऐसा ही शेप होगा ना सर, एक पिरामिड के अंदर एक हॉलो पिरामिड घुसा हुआ है। पिरामिड के अंदर हॉलो पिरामिड? 3D शेप में सर। सर 4 फेस होगा। यस सर 4 तो टेट्रा, यस, हियर कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, फेसेस, एजेस। एजेस कितनी है? देखो ये पिरामिड ही है, पिरामिड शेप नहीं घुसा हुआ है, क्या घुसा हुआ है? 6 सर। यस, कॉर्नर्स आर टोटल 4, फेसेस आर टोटल 4 और 6 edges, and therefore formula is valid. Euler formula is valid. Euler's formula valid है। ठीक है, Euler's formula valid है, क्योंकि फॉर्मूला जो एजेज, कॉर्नर्स और फेसेज हैं वो वेरीफाई कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसके सेंटर पे आपने जिस फॉर्म में पढ़ा होगा मैं वो भी बता दे रहा हूं। अगर मान लो आपके पास एक कार्बन है और इसको 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने दिया जाए, ठीक है, आपके पास एक कार्बन है, इसके साथ टोटल 4 हाइड्रोजन्स बॉन्ड बना रहे हो, CH4 बन रहा हो, तो जो हाइड्रोजन्स हैं उनको ज्वाइन कर देने से टेट्राहेड्रॉन बनता है। Yes, sir. और कार्बन जो है उस टेट्राहेड्रॉन के सेंटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ एक ट्रायंगल ये बन जाता है और इस पॉइंट से सबको मिला देते हो, तो ये टेट्राहेड्रॉन है। तो टेट्राहेड्रॉन CH4 में जो हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन टोटल 4 हैं, उन चारों हाइड्रोजन्स को ज्वाइन करने में हमारा हाइड्रोजन एक टेट्राहेड्रॉन का शेप बना देता है, और जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पर आ जाता है। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रॉन पर क्या रहेगा? कार्बन एटम। इसीलिए कार्बन की चारों टेट्राहेड्रॉन से दूरी सेम रहती है। तो ये तो टेट्राहेड्रॉन हुआ। चलो नेक्स्ट, अब एक ऑक्टाहेड्रॉन में लेता हूं। फेसेस जो इसके होते हैं वो इक्विलैटरल होते हैं या फिर किसी भी शेप के हो सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे ना? यस 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 यस, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अरे आजकल ट्राइपॉड आता है, ट्राइपॉड कैमरा वाला, यहाँ कैमरा सेट कर देते हैं, 3 पैर उसका, उसको फर्श पे कर देते हैं, तो कहते हैं कि यस ये वो भी एक तरह का टेट्राहेड्रॉन शेप होता है, लेकिन रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं होता, कहीं पर ट्रायंगल छोटा बड़ा हो जाता है। प्रिज्म भी तो, ठीक है, सर प्रिज्म भी तो आता है ऐसा टेट्राहेड्रॉन शेप का। क्या प्रिज्म एग्जैक्टली ऐसे ही होता है? सर तो फिर टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? इक्विलैटरल प्रिज्म ऐसे रहता है ना, रेक्टेंगल होता है नीचे से। हाँ, तब नहीं होगा ना, तब नहीं होगा। हाँ, उसमें वो तो 2 तरफ से ट्रायंगल रहता है। हाँ, वो ध्यान रखना, प्रिज्म थोड़ा सा अलग टाइप का शेप होता है। प्रिज्म ऐसे एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर इधर ऐसे ऐसे ज्वाइन हो। हाँ सर ट्रायंगल वाला एक रूबिक क्यूब भी आता है। क्या आता है सर? वो रूबिक क्यूब टाइप का एक तो ट्रायंगल वाला भी आता है, मतलब वैसे ही, मतलब कलर से। अच्छा, उसको चाहे क्यूब भी बोल रहे हो, फिर आप उसमें ट्रायंगल वर्ड भी बता रहे हो। मतलब वो टाइप का है पर ट्रायंगल शेप का है वो। आता होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं देखा या पता नहीं, आपको सब पता है, ठीक है। ट्रायंगल शेप को लेते हुए ये टेट्राहेड्रॉन है
अगला मैं जो बताने जा रहा हूं वो है ऑक्टाहेड्रॉन। टेट्रा में 4 सरफेस हैं। टेट्रा मतलब 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस, एंड ट्रायंगल सभी इक्विलेटरल हैं। इसी में देखो कार्बन से ही मिलके बनाते हैं टेट्राहेड्रॉन भी और ऑक्टाहेड्रॉन भी। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कार्बन इस तरह से शेप रखता है। नेक्स्ट देखो ऑक्टाहेड्रॉन। आप इस सब पे मैं बाद में बात कर लूंगा, अभी आधे घंटे क्लास और है। थोड़ा सा मुझे अभी सॉलिड के बेसिक पर भी डिस्कस करना है। अभी तो मैं जस्ट एग्जांपल्स भी बता रहा हूं, ठीक है। आफ्टर क्लास आप 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी डिस्कशन चाहेंगे क्यूब पर टेट्राहेड्रॉन पर मैं कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन देखा है कि नहीं देखा है? तो अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सरफेस जिसमें एक इस तरह से स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा हो, 1 2 3 4, और ऊपर किसी एक पॉइंट से इन सभी कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दिया गया हो, तो ये होता है ऑक्टाहेड्रॉन का आधा पार्ट, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। ये ऑक्टाहेड्रॉन का 50% है। क्या ऐसा पॉइंट, ऐसा फेस? हाँ, नीचे स्क्वायर है, ऊपर एक पॉइंट लेके सबको ज्वाइन कर दिया गया। ओके, कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें? 3 4 है सर। 4 ट्रायंगल्स हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रॉन तो नहीं हुआ ना अभी? सेम ही हुआ। ये कटा हुआ हाफ पार्ट है। ऐसा कहीं देखा है? ऐसे कहीं पर ऐसा देखा हो एक पॉइंट ऊपर पिरामिड लेकर ऐसा ही होता है चारों सर। कॉर्नर्स को जाए? हाँ, प्रिज्म। पिरामिड होता है ना सर ऐसा। पिरामिड सर, पिरामिड। पेपर स्टैंड। पेपर स्टैंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है पेपर स्टैंड। हाँ, प्रिज्म। प्रिज्म ऐसा होता है? सर प्रिज्म ऐसा नहीं। एक्चुअली अगर मैं ऐसा बना दूं अभी तुरंत आप बोलोगे कि यस मैंने ऐसा देख रखा है। मंदिर का गुंबद। हाँ? यस सर, मंदिर का गुंबद। हाँ, तो इस तरह का आपने शेप देखा हुआ है। बस मैं इसको हिंट कर रहा हूं कि आपने 50% पार्ट देख रखा है। 50%, अब 50% और मैं इसमें जोड़ दूं तो वो पूरा मेरा ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा। तो नीचे भी इस तरह से एक पॉइंट लेकर थोड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा इन सब पॉइंट्स को एक ऐसे पॉइंट के साथ जिससे ऑक्टाहेड्रॉन जैसा लुक क्लियर हो जाए। ये ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। ऑक्टा मतलब 8 ट्राइंगल सरफेसेस। ये सारा कुछ लिख लेना, 8 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स यहाँ इंक्लूड हो रहे हैं और किस तरह का सरफेस बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सारी चीजें। क्योंकि आगे मैं फ्यूचर में मतलब जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में एक्सप्लेनेशन दूंगा तो उस समय पर ये पॉइंट्स फिर से एक बार आएगा, तो वहां पर अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं पहले ही एक क्लास में ये सब बता देता हूँ। सो हियर नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? तो सर 6 होंगे। 6 होंगे सर। 6 एजेस 12 सर। देख लो फिर से। 12 सर। 4 होगा। यस 12 Faces edges. 8 होंगे Faces सर। 8. Therefore, Euler's formula is correct. Euler formula is valid. Euler's formula यहाँ वैलिड हो गया। तो अब मैं ऑक्टाहेड्रॉन भी हो गया, टेट्राहेड्रॉन भी हो गया। थोड़ा सा मैं अभी इस पर आगे डिस्कशन करने के लिए, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए ट्राई करूंगा।
आयलर्स फॉर्मूला। अच्छा, आपने हेक्सागन देखा है कभी? हेक्सागनल 3D? यस सर। तराजू यस सर। तराजू पर रखा जाने वाला किलोग्राम का वाट जो होता है ना, वाट देखा है? 1 किलोग्राम, 2 Yes, किलोग्राम जी सर। लोहे Yes, sir. लोहे वाले, पत्थर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो ईंट का रख के देते हैं लोग दुकान पर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक एक्चुअल जो हमारे पास होता है, आपने देखा ही होगा। कई बार अगरबत्ती का एक पैकेट आता है हेक्सागोनल शेप में। HB पेंसिल देखा है? HB वाला पेंसिल, HB Yes, sir. HB का पेंसिल हेक्सागोनल शेप में होता है ना? यस सर। हाँ, तो उसी का एक शेप बनाने जा रहा हूं मैं। एक मिनट, इसको थोड़ा बहुत बड़ा साइज नहीं बना के स्मॉल साइज ही बनाता हूं। ठीक है, तो एक हेक्सागन ऊपर ले लिया लेयर, दूसरा हेक्सागन ये हेक्सागन हो गया। इस हेक्सागन में ये 2 हेक्सागनल लेयर बना लीजिए, प्लेन बना लीजिए, उनको ज्वाइन कर दीजिए उसमें, एक को दूसरे के साथ ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ करते हुए। जैसा मैंने आपको बताया, तराजू में रखने वाला जो केजी और इसका वेट है पूरा, वो भी हेक्सागोनल शेप में होता है। अगरबत्ती का पैकेट आपने कभी हेक्सागोनल शेप में कोई देखा होगा तो याद होगा आपको। और साथ में मैंने बोला आपको पेंसिल है। घेवर का बॉक्स भी हेक्सागोनल शेप में बनाते हैं लोग। और आजकल मार्केट में कई बार आपने देखा होगा रेड कलर का हेक्सागोनल पत्थर टाइल्स की तरह रोड पर बिछा देते हैं उसको। हेक्सागोनल शेप का पत्थर। यस सर। यस हाँ सर। हाँ, तो वो हेक्सागोनल शेप का जो पत्थर है, हाइट भले उसकी कम हो ज्यादा उससे नहीं मतलब है, लेकिन शेप उसका एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जैसे मैंने अभी यहाँ बनाया। तो अब इसमें हेक्सागोनल 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल है, ये 2 डायमेंशनल नहीं है, हेक्सागन 3 डायमेंशनल। तो कॉर्नर्स कितने हैं? 12 कॉर्नर्स 12 होंगे सर। यस, 8 6 ऊपर faces, कॉर्नर है, 6 नीचे। और फेसेस कितने हैं टोटल? 8 8 होंगे सर। 8 सरफेस। 18 एजेस एजेस होंगे सर। 18 18 हो जाएगा। यस, फार्मूला वैलिड है तो आप 2 को कैलकुलेट करके तीसरा चेक कर सकते हो। Therefore, Euler's formula is valid. Euler's formula is valid. तो बहुत सारे शेप हमने बढ़ाया, डिस्कस किया, देखा, और इनसे रिलेटेड सॉलिड स्टेट में बहुत सारे हमें कैलकुलेशंस आगे करनी होंगी। और इन इमेजेस को 1-2 बार अच्छे से बनाने का प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं डिफाइन करूंगा सॉलिड क्या है और सॉलिड के कौन कौन से टाइप्स हैं। उन टाइप्स की 2-2, 3-3 प्रॉपर्टीज पर फोकस करना है। सो नेक्स्ट टास्क है हमारा, व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स क्या हैं? तो नेक्स्ट है सॉलिड। जैसा नाम से क्लियर है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, प्लाज्मा। तो सॉलिड किस तरह से डिफर करता है प्लाज्मा से, गैसियस सिस्टम से एंड लिक्विड से? आप लोग एक एक करके कुछ कुछ पॉइंट्स आप बताते जाइए, मैं उनको लिखूंगा।
सॉलिड्स में क्या Definite- होता है, क्या क्या उसकी क्या बोला आपने? Definite size, volume. डेफिनेट शेप एक एक करके आप लोग बताइए, डिफरेंट शेप एंड साइज, वन बाय वन, ठीक है? कंपैरेसिबिलिटी, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। हाई कंपैरेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी, एक एक करके बताइए। ये कंप्रेसिबिलिटी इनकम्प्रेसिबिलिटी कौन बोल रहा था? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई। यस, इनकम्प्रेसिबिलिटी है, इनकम्प्रेसिबिलिटी बोला था ना? जी सर। और क्या बोला था? इंटरमोलिकुलर फोर्स किसने बोला? यस सर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई डेंसिटी, इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर क्या बोला था? आर हाई, हाई आर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल देते हैं। नेक्स्ट एक एक करके आप लोग बताइए और अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज साउंड थोड़ा गूंज रहा है। आप लोग म्यूट कर लीजिएगा। डेफिनेट वॉल्यूम भी है, ठीक है, अच्छी बात है। सर रिजिड होते हैं, तो रिजिड डेफिनेट रिजिड भी है, ठीक है, सॉलिड रिजिड होता है। सॉलिड के एटम्स के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं कर सकते। अरे फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूड हो गया ना ये तो, डेफिनेट शेप एंड साइज में वॉल्यूम और रिजिडिटी दोनों आ गए और इनकम्प्रेसिबिलिटी भी आ आ गया। गई। नहीं ठीक है, जब बोल रहे हैं स्टूडेंट्स तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि थोड़ा लैंग्वेज अलग करके बोला, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अरेंजमेंट कैसा है, कैसा अरेंजमेंट? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। अब आते हैं हम लोग ऑर्डर अरेंजमेंट पर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो जैसा आपने बताया कि सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स में एटम एटम डिस्टेंस बहुत कम होता है, एटॉमिक सेपरेशन बहुत कम होता है, इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत लीस्ट होगा, कम होगा। और आप जानते हैं कि अगर आप कोलम्बिक फोर्स पढ़ें तो उसमें भी 1/r² वैलिड है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ें तो भी उसमें 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। सो इफ r इज स्मॉलर, आर स्मॉलर है, इसका मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेज लार्ज हो जाएंगे। इंटर एटॉमिक फोर्स जो होगा, कोलम्बिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब तो आर पे डिपेंड करते हैं, और इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स होने के कारण इंटर एटॉमिक फोर्सेज स्ट्रांग होना यहाँ जरूरी हो जाएगा। आर स्मॉलर, फोर्स लार्जर। और आर स्मॉल होता ही आप जानते ही हैं कि जो लिक्विड है, गैसियस सिस्टम है, उसके कंपेरिजन में सॉलिड में जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, लीस्ट होती है। तो यहाँ एक पॉइंट मैं ये भी बता देता हूँ, लीस्ट इंटर एटॉमिक सेपरेशन, लीस्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। हालांकि स्ट्रॉन्ग फोर्स पहले लिखा हुआ है, लेकिन ये पॉइंट भी मैं अलग से लिख देता हूँ। लीस्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैस। लिक्विड गैस के कंपेरिजन में इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम से कम है, बहुत कम है। लीस्ट इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिकुलर, वर्ड दोनों लिख सकते हो, एटम्स के बीच की डिस्टेंस हो या मॉलिक्यूल के बीच की, दोनों एक ही है। इंटर एटॉमिक, लीस्ट इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो ये जो थर्ड पॉइंट और सेवेंथ पॉइंट है, दे आर इंटर रिलेटेड। एक अगर करेक्ट है तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा, इंप्लाई करेगा एक दूसरे को। सो ये तो हमने सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, उसको अगर आप प्रेस करना चाहते हो तो, क्योंकि इंटर एटॉमिक सेपरेशन ऑलरेडी कम है, बहुत कम है, और उनके बीच में फोर्सेज स्ट्रांग लग रहे हैं, तो आप जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स उतना सफिशियंट नहीं होगा नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पर, कि वो एटम एटम के डिस्टेंस को चेंज कर पाए, ठीक है। तो सॉलिड में अगर ये एटम्स एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर एटम्स हैं, और आप चाहते हो कि थोड़ा सा फोर्स लगाओ और एटम्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो जाए, बदल जाए, तो ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो सॉलिड टूट तो सकता है ना, मेल्ट तो हो सकता है ना। तो मेल्टिंग एंड ब्रेक करना ये पॉसिबल है सॉलिड्स में, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है वो स्ट्रांग है, लेकिन कब? अप टू ए सर्टेन लेवल, अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर, अप टू ए सर्टेन प्रेशर, ये अप्लाई होगा। जो भी लिखा है हमने, ये किसी पर्टिकुलर प्रेशर तक या पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही वैलिड है। अगर मान लो बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट पहुंच गए, तो सॉलिड सॉलिड रह ही नहीं जाएगा, वो तो पानी पानी हो जाएगा ना मेल्ट होके।
मेल्ट होकर के वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये होल्ड नहीं होता। नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर ही ये सारे पॉइंट्स करेक्ट होंगे। ठीक है, इनका जो वैलिडिटी है वो लो टेम्परेचर्स पर ही होगा। सो नेक्स्ट है सॉलिड्स के टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ध्यान देना, मैंने लो टेम्परेचर बोला है, नॉर्मल टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाओगे तो सॉलिड रह भी नहीं जाता, वो मोल्टेन स्टेट में आ जाता है। सो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स हैं, जिनमें एक क्रिस्टलाइन हो जाता है, एक नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस भी बोलते हैं। अमॉर्फस ग्रीक वर्ड है amorphous solids. So crystalline solids, non-crystalline solids, there are two types of classification, दो कैटेगरीज हैं सॉलिड्स की। तो इनको हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे एंड उसका कुछ प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स लिखने का और उसको डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन मेरा है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पर डिस्कशन। What are the types of solids and which are their categories, ये सब कुछ। तो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन दो कैटेगरीज में सॉलिड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन करता हूं नेक्स्ट पेज पे। क्रिस्टलाइन क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे एक स्टूडेंट अभी बोल रहे थे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, यस ऑर्डर्ड है, एटम सेपरेशन फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि एक एटम दूसरे एटम से अगर 5 एंगस्ट्रॉम पर दूरी पर है तो दूसरा 7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो पर्टिकुलर सॉलिड के अंदर अगर वो क्रिस्टलाइन है, दैट मीन्स एक एक्सिस के अलोंग आपको सर्टेन फिक्स डिस्टेंस के बाद दूसरा एटम मिलेगा, फिर फिक्स डिस्टेंस, सेम वही डिस्टेंस देखोगे तो तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग एट फिक्स सेपरेशन, फिक्स्ड डिस्टेंस अलोंग एक्सिस, और तब वो क्रिस्टलाइन होता है। ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी परेड करने वाले ग्राउंड पर चले जाएं और सोल्जर सब खड़े हों, तो हमें फिक्स डिस्टेंस पर सोल्जर्स दिखते हैं और थोड़ा ऑर्डर अरेंजमेंट लगता है कि कोई एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ये लोग एक ऑर्डर फॉलो करते जा रहे हैं, फिक्स डिस्टेंस पर ये पर्टिकुलर पर्सन खड़े होंगे। और ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं, एग्जाम देते हुए जो बच्चे बैठे रहते हैं या स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है, रोल नंबर को उसी ऑर्डर में अरेंज किया गया है, रेगुलर है। किसी गार्डन में चले जाओ, अगर गार्डनर ने वहां पर प्लांट्स को ऐसे अरेंज कर रखा है तो देखने में अच्छा लगता है। तो ये अरेंजमेंट्स जो हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर होता है। पीरियोडिसिटी यहाँ डिस्टेंस के साथ मेंटेन होती है, फिक्स डिस्टेंस पर एक प्लांट रखा रहेगा, या वहां पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ, या परेड करने का सोल्जर खड़ा हुआ है, तो हम लोगों को देखकर लगता है कि यस, दिस इज क्रिस्टलाइन, दिस इज रेगुलर अरेंजमेंट। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन solids, the solids in which constituents क्या होंगे? constituents are either atoms हो सकते हैं, ions हो सकते हैं, और molecules हो सकते हैं। ions, molecules or atoms are arranged in regular and periodic manner होगा। फिक्स डिस्टेंस, पीरियोडिक मतलब डिस्टेंस के लिए पीरियोडिक, नॉट फॉर टाइम का यहाँ नहीं होता है रोल, यहाँ डिस्टेंस है, पीरियोडिसिटी डिस्टेंस के साथ है। एग्जाम्पल, डायमंड एक क्रिस्टल है। साल्ट, नमक आपने देखा होगा, नमक का पत्थर भी देखा होगा। सुगर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपने सुना होगा नाम।
ऐसे ही आपने फिटकरी, आपने ऐसे ही टोपाज, आपने ऐसे रूबी, ये सभी क्रिस्टल्स के नेम सुने होंगे, देखे होंगे कभी किसी को पहने हुए। और सिल्वर, गोल्ड, ये सब तो क्रिस्टल हैं ही, इन सबको तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, दे आर ऑल क्रिस्टल्स। बहुत सारे क्रिस्टल हम सुबह से शाम तक खा जाते हैं, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, पाउडर्ड क्रिस्टल होता है, खड़ा पीस हो या ऐसा वैसे भी हम लोग उसको खाने में भी यूज कर लेते हैं, मिनरल्स बोल देते हैं कई बार उनको हम लोग। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जितने नॉन भी क्रिस्टलाइन सॉलिड। सर यस, जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं क्या? यस यस यस, दे आर ऑल क्रिस्टलाइन क्योंकि सॉलिड्स। उनमें लैटिस पैकिंग काफी मतलब ज्यादा अरेंज्ड होती है, मतलब सिमिलर होती है सारे जगह पे, ऐसे कह सकते हैं। सारे प्लेसेस पर मैं बात करूंगा उस पर भी, ठीक है। तो जितने भी कंडक्टर्स हैं, कुछ इंसुलेटर्स भी, ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हैं। मेटल्स की जो बात करते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम, निकल, ये सब के सब सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। द सॉलिड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आपको बता ही दिया था, कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होंगे। Solids in which constituents are arranged, अब उसमें रेगुलर पीरियोडिक लिखा था, इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा? अरेंज्ड इन इरेगुलर। यस, रेगुलरिटी नहीं होगी, इरेगुलर ऑर्डर में, कहीं पर भी डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस पर एटम्स आ जाएंगे। और रैंडमली कहीं पर भी एटम्स एग्जिस्ट करेंगे, रैंडम मैनर, आर कॉल्ड, यहाँ पे आर कॉल्ड वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा था, आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, आर, ये वर्ड यहाँ छूट गया था, आर कॉल्ड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव ग्लास, रबर, ग्लास से लेकर शुरू, रबर है, प्लास्टिक, यस, सिलिका, सिलिका, लकड़ी हो गया, सिलिका नहीं ले सकते, सिलिका SiO2 सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वुड है, जेल है, मान लो चारकोल है, बहुत सारे इस तरह से एग्जांपल्स आ सकते हैं। जेल सॉलिड में आएगा? क्या बोल रहे हैं? जेल सॉलिड में आएगा? हाँ, जेल आजकल तो सॉलिड में लिक्विड भी आता है सर, प्लाज्मा नहीं? हाँ, जेली लिख सकते हैं, जो सॉलिड तरह का हो, एग्जैक्टली सॉलिड बने या नहीं बने उससे। देखो आजकल बहुत सारी चीजें हम लोग लिक्विड क्रिस्टल वर्ड यूज करके लिक्विड और क्रिस्टल दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है। वैक्स, ये हाँ, वैक्स वगैरह सब आएगा, सब नॉन क्रिस्टलाइन है, सब के सब नॉन क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टल का जो मिक्स है वो प्लाज्मा नहीं बोलते उसे ही तो प्लाज्मा नहीं, बोलते प्लाज्मा नहीं है वो, नहीं, लिक्विड क्रिस्टल अलग होता है भाई। प्लाज्मा इज जस्ट आयनाइज्ड गैस को बोलते हैं प्लाज्मा। आयनाइज्ड, उसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस हो तो उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा लिक्विड, हाँ, तो इसीलिए तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव एग्जैक्ट सेम अमाउंट में होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। यस सर। भाई आर्गन अगर है, आर्गन गैस रखी है और आर्गन में Ar+ और इलेक्ट्रॉन माइनस बन जाए तो हम लोग उसको बोलेंगे ना कि वो प्लाज्मा है।
यस सर। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। थोड़ा डिस्कस करके इस क्लास को एंड करना भी हमें पड़ेगा 5-7 मिनट में, ठीक है। 10 मिनट ले सकते हैं अभी भी, तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, बस थोड़ा प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जैसा मैंने इमेज अब बना के मैं बताना चाहूं, तो आपको मैं एक इमेज क्रिस्टलाइन का और एक नॉन क्रिस्टलाइन का इमेज बताता हूं। रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूंगा उसके लिए। तो ये मान लो क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहां एटम्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है। फिक्स डिस्टेंस के बाद एक एटम दूसरे एटम से दूर होगा और पीरियोडिसिटी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करते जाना है, ठीक है। जैसे ग्राफ पेपर पर आप हर सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट देखते हो, हर मिलीमीटर के बाद पॉइंट देखते हो, तो ग्राफ पेपर एक तरह से आप रिज्यूम करो तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। वो ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स लेकर आप एज्यूम कर सकते हो, अंडरस्टूड हो जाएगा आपको क्रिस्टलाइन। ये तो क्रिस्टलाइन हो गया। चलिए नॉन क्रिस्टलाइन कैसे होगा। इरेगुलरिटी है, कोई बात जरूरत, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप उसको जैसे भी बना दोगे वो करेक्ट हो जाएगा। 1-2 मान लो 2-3 एटम्स तक उसमें ऑर्डर फॉलो हो रहा है, कैसे भी ये एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं विदाउट एनी ऑर्डर। दीज एटम्स आर एग्जिस्टिंग इन ए सॉलिड। कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा है। अगर ऑर्डर है भी तो मान लो यहाँ पे 2 एटम्स तक ऑर्डर हो गया, तीसरे ऑर्डर पर ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया, तो आप इस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक नाम और दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं। दिस हैज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर रखता है और नॉन क्रिस्टलाइन जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। शॉर्ट रेंज तक ऑर्डर हो सकता है, मेंटेन्ड हो। ऑर्डर मेंटेनेंस कहां तक होगा, शॉर्ट रेंज तक, स्मॉल डिस्टेंस तक, स्मॉल फ्यू नंबर ऑफ एटम्स तक उसमें अरेंजमेंट पीरियोडिक होने का चांस रहता है। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ crystalline and non-crystalline solids. Crystalline and non-crystalline solids. इसमें मुझे एक टेबल बना के एक तरफ क्रिस्टलाइन एक तरफ नॉन क्रिस्टलाइन, कंपैरेटिव भी हो जाएगा, डिफरेंस भी पता चल जाएगा और पूरा डिस्कस भी हो जाएगा। इधर नॉन क्रिस्टलाइन लिख दिया राइट साइड में, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हेडिंग यहां हो गया और इस साइड में क्रिस्टलाइन हो गया। जैसे मैंने बोला एटॉमिक ऑर्डर कैसा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो पहला पॉइंट हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ऑर्डर पूरे के पूरे क्रिस्टल में एग्जिस्ट करता है। यहां क्या होगा, यहां डिसऑर्डर्ड हो सकता है, डिसऑर्डर्ड और शॉर्ट रेंज ऑर्डर है भी तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस फ्यू एटम्स तक हो सकता है कि ऑर्डर मेंटेन हो, तो उसको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोल देते हैं। क्लियर। एटम्स का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज ऑर्डर है या डिसऑर्डर है, ऑर्डर है ही नहीं। दूसरा पॉइंट, अच्छा उसमें भी 1 मुझे लिखना था, राइट साइड में भी 1 लिखना चाहिए ना, 1 दोनों का डिस्कशन किया। इमेज मैंने इसीलिए बनाया कि आप उसमें देखें कि ऑर्डर है तो पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक है, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं नहीं है तो डिसऑर्डर हो गया। इसमें नेक्स्ट एक आता है मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। अगर आपने कई बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मटेरियल्स पढ़े होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सबका मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर लिखा जाता था। तो मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड। जैसे आयरन है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप बताओगे कि वो फिक्स्ड है।
फिक्स्ड है, कितना टेम्परेचर है, कुछ केल्विन होगा, कुछ डिग्री सेल्सियस होगा। तो हम लोग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट नोट करते हैं जब हमें बात करनी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मेल्टिंग पॉइंट जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहां पर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट यहां फिक्स नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट लाइज इन ए रेंज, एक रेंज में लाई करता है, फिक्स नहीं है, एक रेंज में आता है ये, एक लोअर वैल्यू से एक हायर वैल्यू तक ये एग्जिस्ट करता है। अब जैसे आप किसी भी क्रिस्टल को लें तो उसमें केमिकल कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगी। क्रिस्टलाइन अगर है तो केमिकल कंपोजिशन फिक्स होगी, क्योंकि जो एटम्स जितने बॉन्ड्स एक पॉइंट पर बनाएगा वो एटम दूसरे पॉइंट पर भी सेम उतने ही बॉन्ड्स बनाता हुआ दिखेगा, है ना। तो इसलिए यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन हो जाती है थ्रू आउट, पूरे क्रिस्टल के अंदर केमिकल कंपोजिशन फिक्स हो जाती है। यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर वो नमक NaCl है और दूसरी जगह पे Na2Cl हो जाए या NaCl2 हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई बोलो कि अच्छा ये नमक का सॉलिड क्रिस्टल है और इस साल्ट में एक जगह पर वो सोडियम ज्यादा है, एक जगह पे कम है, तो इधर वाला नमक खाओगे तो ज्यादा सोडियम मिलेगा, इधर कम मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। क्योंकि यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन है, मतलब NaCl ही होगा चाहे जिस पॉइंट पर देखो। क्लोराइड एक होगा तो एक सोडियम होगा और इसी तरह से उनके बॉन्ड्स बनते जाते हैं, ठीक है। Na2Cl या NaCl2 जैसा कुछ नहीं होगा। यहां पर क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन में यहां नॉन यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म, फिक्स्ड नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन आप समझ रहे हैं, कंपाउंड या मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ बोले। यस सर प्लास्टिक की बात करें सर, वो तो मतलब एक पॉलीमर होता है ना, तो उसमें तो इनफैक्ट हम सारे भी जो भी देखते हैं, प्लास्टिक हो गए, रबर हो गए, अगर हम एक टाइप उठाते हैं तो सर उसमें तो सारे केमिकल कंपोजिशन फिक्स ही ऑर्डर में होंगे, तभी तो हम उसको ये कह रहे हैं ना कि ये प्लास्टिक है। मतलब जैसे पॉलिथीन का एग्जाम्पल लेते हैं सर। हाँ सर तो इसमें तो सर वो पॉलीमर्स होते हैं ना, वो याद नहीं है कॉम्पोजिशन, बट फिक्स होता है ना सर, कुछ चेन टाइप का, मतलब पॉली करके अमाइन होता है, हाँ, तो समथिंग जो भी होता है कुछ हाँ मैं पॉली होता है ना। हाँ सर, तो मतलब कॉम्पोजिशन तो सर उसमें फिक्स नहीं कह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, उस वेरी करता है भाई, वेरिएशन होगा, वो एक ही दो बॉन्ड नहीं बनता ना, वहां पे पूरा चेन ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो इसी बेसिस पर उसको यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते ना, हर पॉइंट पर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, कहीं पर ये वाले बॉन्ड्स हैं, कहीं पर उधर दूसरे बॉन्ड बन रहे हैं, तो फिक्स नहीं बोल पाओगे ना आप। अच्छा सर, ये और जैसे वेरिएशन भी मेटल, होता है बिकॉज मेटल, हाँ मेटल की बात कर रहे हो तो सर जैसे कॉपर है तो मेटल कॉपर के में मेटल को उठाते हैं सर, तो हर एक मेटल का जैसे हम कॉपर उठाते हैं सर, तो उसका भी तो मतलब जैसे रेंज होता है वो थोड़ा शॉर्ट ऑर्डर का रेंज होता है, मतलब काफी ज्यादा कम अनसर्टेनिटी है मेल्टिंग पॉइंट वगैरह में सर, उसमें भी मतलब उसका भी तो फिक्स थोड़ी होता है, जैसे कि आयरन है तो 2000 में ही मेल्ट करेगा, 2200 100 ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। मतलब ये हम नहीं, तो मैं आइडियल ये बोल केसेस रहा देख हूँ रहे हैं कि ना। देखिए आइडियल केसेस की बात कर रहे हो वो बात ठीक है, आप जो कह रहे हो कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हो रहा है यार 1990 है, तो बात ये होती है कि 1-2 डिग्री को हम लोग यूनिफॉर्म में कंसीडर कर ही लेते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा डिग्री का हो, जैसे मैं बात करूं, तो अगर आप 2000 की वैल्यू में जा रहे हो तो फिजिक्स में आप जानते हो कि 2000 मतलब 995 से लेके 2005, कुछ 5% हाँ जी 10% तो सर। हमारा जी वैल्यू सर। डिफर कर सकता है ना। लेकिन अगर यही 10-12-15 डिग्री पर बात करें तो वहां पर वो डिफरेंस ज्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा। जैसे हम लोग 200 लिखें, 210 लिखें, 195 लिखें, इसमें ज्यादा डिफरेंस है। ये यही 2005 है, 2000 है, तो 190 1995 है, समझ गया सर, इसमें समझ कम गया। डिफरेंस है ये, समझ गए। हाँ, स्मॉल वैल्यूज पे वो डिफर करता है, और वही उसमें नॉन क्रिस्टलाइन में दिखाया मैंने। यहाँ पर यूनिफॉर्म कहने के पीछे रीजन यही होता है कि नियरली यूनिफॉर्म, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, दोनों में फोर्थ पॉइंट डिस्कस करने के लिए मैं अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं। जो नॉन क्रिस्टलाइन है और क्रिस्टलाइन है, इनमें एक आइसोट्रोपी एनाइसोट्रोपी का डिफरेंस भी होता है, आइसोट्रोपी और एनाइसोट्रोपी का।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, जबकि दूसरे वाले में फोर्थ पॉइंट में है क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक का मीनिंग मैं अगली लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपी? आइसोट्रोपी का मतलब जितने भी डायमेंशंस हैं, ज्योमेट्री है उसकी, उस हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट आ रही है तो उसको एनाइसोट्रोपिक बोलें। कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपी वाले को पहले लिख रहा हूं। ये क्या इंप्लाई कर रहा है एनाइसोट्रोपी वाला? इंप्लाइज दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज? कुछ तो एग्जांपल लेना पड़ेगा ना। तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, मैं 2-3 प्रॉपर्टीज लिखता हूं लेकिन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करनी पड़ेगी। सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मैग्नेटाइजेशन, अदर कुछ और भी प्रॉपर्टी, पोलराइजेशन वगैरह कुछ भी ले सकते हो। कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, पोलराइजेशन, करंट, रेजिस्टेंस, कोई भी प्रॉपर्टी फिजिकल आप उठा सकते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की भी बात कर सकते हो। थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट दोगे तो किधर वो एक्सपैंड करेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे वायर ले लिया, वायर को हीट करना शुरू किया तो वायर किधर बढ़ेगा? अपनी लेंथ के अलोंग, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि विड्थ के अलोंग भी उतना ही बढ़ेगा जितना लेंथ के अलोंग बढ़ेगा। इसलिए इसमें एनाइसोट्रोपी बिहेवियर हम लोग बात करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन जैसे मान लो किसी वायर को हीट करने शुरू किया, किसी स्क्वायर को हीट करना शुरू किया, तो उसमें अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग टाइप का चेंज आएगा, एक्सपेंशन आएगा। दैट एक्सपेंशन इज नॉट फिक्स्ड इन ईच डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में फिक्स नहीं है ना। इसीलिए उसको एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। एटसेट्रा आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हैं और भी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हम करंट की बात करते हैं तो करंट की वैल्यू अगर लंबाई के डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में कुछ वैल्यू आ रही है तो जरूरी नहीं है कि विड्थ के डायरेक्शन में या हाइट के डायरेक्शन में भी उतनी ही आए, वो डिफर कर जाएगी ना। तो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसी बात को हम लोग यहाँ एनाइसोट्रोपिक बिहेवियर से स्टडी करते हैं। डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, वेरिएशन उसमें जरूर होगा, मेजरमेंट करने पर आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे क्या होगा आइसोट्रोपी में? यहाँ सेम वैल्यू होगी, वैल्यूज डिफर नहीं करती। दिस इंप्लाइज दैट ये मैं एग्जांपल्स लेकर आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल लेके बता रहा हूं। दैट वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, various physical properties are same in all directions। सभी डायरेक्शंस में ये वैल्यूज सेम है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं, तो सॉलिड में अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो एक्सपेंशन अलग अलग होगा, लेंथ के अलोंग कुछ वैल्यू होगी, विड्थ के अलोंग कुछ और होगा, हाइट के अलोंग कुछ और होगा। बट अगर हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन में देखें तो वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा वेरिएशन होगा, बिकॉज देयर इज इरेगुलर रैंडम अरेंजमेंट। तो वहां पर हमारे पास फिक्स्ड जो वैल्यू होगी हर डायरेक्शन में वही वैल्यू के साथ। अब यहाँ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, अगर मान लो नॉन क्रिस्टलाइन है, आपने लकड़ी ले लिया, लकड़ी का कंडक्टिविटी मेजर करते हो कितना आता है? 10⁻11 ओम्स के ऑर्डर का आएगा, ओम सेंटीमीटर लगभग, है ना। मान लो ये 5 × 10⁻11 आ रहा है एक डायरेक्शन में, मान लो एक्स एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में देखोगे तो इसको बोलोगे 5.2 लगभग आ रहा है, 5.2 10⁻11 ओम सेंटीमीटर।
तो क्या ये वैल्यू अगर x एक्सिस y एक्सिस के अलॉन्ग निकाला गया लकड़ी के लिए रेजिस्टिविटी, या इसका इनवर्स लेके कंडक्टिविटी भी लिख सकते हो, तो क्या रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स है दोनों डायरेक्शन में? तो आप कहेंगे यस। 5 × 10⁻11 लिखें या 5.1 × 10⁻11 लिखें या 4.9 लिखें, दे आर अप्रॉक्सिमेटली सेम बिकॉज सच ए हायर वैल्यू इज रिजल्ट। हमारा रिजल्ट क्या है? एक हाई वैल्यू है। तो यहां पर वैल्यूज डिफरेंट नहीं कही जा सकती क्योंकि ऑर्डर 10⁻11 है, 5 है, 4.9 है, 5.2 है, 5.1, दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम, दे आर हैविंग फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आइसोट्रोपिक बिहेवियर लकड़ी के लिए, ऐसे ग्लास के लिए मेजर करें। अब ग्लास को आप हीट करना शुरू करो तो हर डायरेक्शन में लगभग एक जैसा ही आएगा, लेकिन आप मेटल को हीट करके देखो, एक्सपेंशन उसका अलग अलग होगा अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं। जैसे यहाँ पर कंडक्टिविटी, कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर टेस्ट लाइन है, तो कंडक्टर की जब बात करेंगे तो मान लो 500 ओम आ रहा है, ओम सेंटीमीटर, या 5 × 10⁻² लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। दूसरे में अगर देखेंगे, दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है 4.5 × 10⁻² हो, या 5.5 × 10। अब इनको तो इक्वल नहीं बोल सकते ना, दे आर डिफरेंट, क्योंकि वैल्यू इतना स्मॉल है कि अब इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते डिफरेंस को। सर कंडक्टर्स में क्रिस्टल, हाँ जी बोलिए। यस, इसका मतलब अगर कोई लोहे की बॉल है और ऊपर से उसकी कंडक्टिविटी कुछ और होगी, नीचे से कंडक्टिविटी कुछ और होगी मेजर करने पे। जी हाँ। किसकी बात कर रहे हो आप? लोहे का रॉड? लोहे, हाँ लोहे की बॉल है, या फिर मान लीजिए कोई ग्लास है, तो अगर उसका ऊपर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए 1.33 है, तो क्या नीचे से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करेंगे तो बदल जाएगा? नहीं, ग्लास में तो लगभग सेम रहेगा, आइसोट्रोपी है वहां। हाँ सॉरी, तो ग्लास के अलावा कोई और भी ऐसा मटेरियल ले रहे हैं जो क्रिस्टलाइन है, जैसे हम लोग क्वार्ट्ज ले रहे हैं, तो क्या क्वार्ट्ज का अलग अलग होगा? जी हाँ, उसमें वैल्यूज ज्यादा डिफरेंस रहेगा और उसको आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि यस, along this direction this is this, along this direction this has some other value। ठीक है, तो मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि आप देखिए कंडक्टिविटी की जहां तक बात है, अगर मान लो वायर है आपके पास, तो इस वायर में सबसे ज्यादा करंट इसी डायरेक्शन में तो फ्लो करेगा, लेंथ के अलॉन्ग आई। यस सर। क्या इस डायरेक्शन में भी उतनी करंट होगी? नहीं नहीं नहीं, चेंज हो जाएगा, ज्यादा डिफर होगा, लेंथ के अलॉन्ग ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन। अब इधर बनाओ, इधर अगर आप इस तरह से एक ले लो, इस तरह से कोई ले लिया जाए, लकड़ी का पीस लोगे तो उसमें तो लगभग सेम आएगा। करंट यहाँ इधर के अलॉन्ग मेजर किया जाए इधर, तो वैल्यूज तो अलग अलग आती है ना। कौन सा सीट? मतलब कोई भी स्क्वायर शीट लेते हैं, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पास कराते हैं और बिल्कुल सेंटर से करवाते हैं, या फिर कोई भी ना मतलब वो वैसा शेप लेते हैं ना, मतलब चारों तरफ से जो ऑल डायरेक्शन से आइडेंटिकल हो बिल्कुल, जैसे एक स्फीयर लेते हैं और उसके सेंटर से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, तो सर सारे डायरेक्शंस में तो मतलब इक्वली स्प्रेड करेगा ना, या उसमें कुछ ऐसा होगा? कोई भी मेटालिक बॉल लेते हैं मतलब स्फेरिकल। चलो सपोज मेरे पास ये है, इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, ठीक है, आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा दिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर लगा दिया, क्या हर एक डायरेक्शन में करंट सेम होगी? सर अगर ये स्क्वायर होगा तब तो होना चाहिए ना, शीट अगर स्क्वायर हुआ स्क्वायर और रेक्टेंगल हुआ तो अगर मैं पूछ रहा हूं कि रेक्टेंगल तो केवल स्क्वायर ही तो नहीं होता ना, रेक्टेंगल और और भी तो नेचर होंगे ना हमारे पास। एक केवल स्क्वायर के केस में आप हो सकता है कि डायरेक्शन, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एटम्स इतनी दूरी पर है, कोलिजन होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो कोलिजन ऐसा होगा, फिर इस डायरेक्शन में होगा तो कोलिजन कम हो गया, ज्यादा जल्दी होने लगा ना। तो जिस डायरेक्शन के अलॉन्ग अगर मान लो क्या बोल रहे हैं सर? ये चीजें भी हम आगे एक्सप्लेन आप मतलब करेंगे ना, मतलब ऐसे क्यों करेंगे हो रहा नहीं है? अभी मैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट्स जस्ट मैं जो बता रहा हूं आपको, देखिए अब मेरा प्रॉपर्टीज वाला काम हो गया, मैं ये बता रहा हूं
कि अगर दो एटम्स हैं, अगर मान लो एक रास्ते पर जा रहे हो और यहाँ हर 10-10 मीटर पर कोलिजन हो रहा है, प्लांट्स लगे हुए हैं, और एक डायरेक्शन पे जा रहे हो जहां 50-50 मीटर पर जा रहे हो, तो किधर करंट फ्लो करना ज्यादा इजी होगा बताओ? जिस पे ज्यादा डिस्टेंस पे लगाया सर। हाँ, ज्यादा इजी मतलब लेस रेजिस्टेंस। हम बोलते हैं ना कि अरे अभी इस वाले रोड पर जाओ, यहाँ रेजिस्टेंस कम है, इस वाले रोड पे जाओ रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा जाम लगा हुआ है। तो बात क्या होती है कि रेजिस्टेंस भी तो यही मेजर करता है ना। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज मेजर ऑफ दैट जाम, कितना ज्यादा जाम लगा हुआ है रास्ते में, वही मेजरमेंट रेजिस्टेंस के थ्रू करते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने में कितनी डिफिकल्टी आ रही है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ बोलिए। यस सर, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है कि ऑर्डर मतलब उस ऑर्डर का उतना ज्यादा होता है कि वो कंपनसेट कर जाता है वेरिएंस, जबकि जो क्रिस्टलाइन होता है उसके ऑर्डर ऐसे होते हैं कंपनसेशन नहीं हो पाता है, तो हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस दिख रहे हैं हमें डिफरेंट डायरेक्शंस में। हाँ, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो उसी वैल्यू पर है। रैंडमनेस है तो आप देखिए, रैंडम है तो आप ब्राउनियन मोशन या जैसा भी इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ जाए, तो उसमें क्या होता है कि एक बार थोड़ा कम, एक बार थोड़ा ज्यादा, ऑन एवरेज लगभग सेम ही आ जाता है डायरेक्शन में, है ना। ऑन एवरेज हर डायरेक्शन में लगभग सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि वहां फिक्स्ड एटॉमिक डिस्टेंस नहीं है, कहीं पर थोड़ा कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है, फिर ज्यादा है, तो ओवरऑल इफेक्ट उसका हो जाएगा कि वैसा ही कि टोटल वैल्यू लगभग बराबर है, इस डायरेक्शन में भी, उस डायरेक्शन में भी, हर डायरेक्शन में। ठीक है, और कुछ पूछना है? क्लास मेरा एंड हो चुका है, मैंने ये एग्जाम्पल अब जस्ट बताने के लिए मैं अभी रुका हूँ। आपको और कोई डाउट्स हैं स्टूडेंट्स? प्लीज पूछ लीजिए आप लोग अपना प्रॉब्लम। नो सर। ओके, और कोई डाउट किसी को? देखिए, जितना ज़्यादा आप अपने पॉइंट्स को क्लियर करने का ट्राई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये बातें समझ में आएंगी। अभी तो जस्ट एक डिस्कशन था कि क्रिस्टल कैसे हैं, नॉन क्रिस्टल्स कैसे हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करें, ये सब मैंने डिस्कस किया। अगली क्लास में मैं इसका मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग बेसिस, लैटिस, और फिर यूनिट सेल पर जाएंगे, फिर 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल लैटिसेस डिस्कस करेंगे, और फिर हमारा कोर्स स्ट्रक्चर्स पर आ जाएगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर जैसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, डेंसिटी वगैरह कैलकुलेशन, ये सब कुछ करेंगे हम लोग। अभी तो जस्ट आज मैंने एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया कि एटम्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, और उस अरेंजमेंट को किस तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे। अभी मैंने जस्ट इतना ही पॉइंट आउट किया है आपको। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, ये 2 टाइप्स हमने पढ़ा, सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज पर बात की, और उसके पहले हमने 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल कुछ शेप्स, साइजेस में कॉर्नर, फेसेज और एजेस पर फोकस किया था। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस क्लास इज ओवर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, प्लीज आस्क। अनम्यूट करके आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नो डाउट? यहाँ नहीं समझ में आया हो दोबारा पूछें। हाँ जी, ठीक है। सो मैं क्लास एंड करता हूँ, अगली क्लास देखते हैं कब लगती है फिर। तो आज का ये जस्ट एक डेमो क्लास था। ओके जी, वेलकम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू।